अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त सजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कंप्यूटर लैंग्वेज विद सजाद। अच्छा भाइयों, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के ऊपर। पिछले टॉपिक्स में मैंने लाइब्रेरी फंक्शन और इसके साथ साथ मैंने जो है ना कुछ ऑपरेटर्स भी सिखाए हैं। इसके अलावा मैंने पिछली बार प्रिंटफ फंक्शन पर काम की है। ठीक है, कि प्रिंटफ फंक्शन हम सी लैंग्वेज में क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्कैन एफ फंक्शन है। ठीक है, आज हम स्कैन एफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन, लेकिन स्कैन एफ फंक्शन के साथ साथ हमने कुछ चीज़ों को सीखना होगा। कौन सी चीज़ें हमने सीखनी होगी। हमने देखिए, जब हम कोई भी वैल्यू देते हैं, कोई भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यूज़ देते हैं इंटीजर्स में, नंबर्स में, ठीक है, तो वो तो हम या इंटीजर्स देते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, या हम पॉइंट्स में देते हैं, ठीक है, या तो हम कुछ मतलब लेटर्स देते हैं, ठीक है, लेटर्स ABC में से कुछ देते हैं, ठीक है। तो अब कंपाइलर को तो पता नहीं चलेगा, उसको तो ये पता नहीं चलेगा कि ये वैल्यू इंटीजर कैसे है, पॉइंट्स में कैसे है, लेटर्स कैसे है, ठीक है। उसको तो इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। तो उसके लिए डेटा टाइप्स जो है सी लैंग्वेज में यूज़ हुए हैं। एक डेटा टाइप्स, आज हम डेटा टाइप्स और स्कैनएफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं प्रिंटफ भी इसमें यूज़ करूँगा, इसके ट्यूटोरियल में भी मैं प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आते हैं अपनी प्रोग्राम्स की तरफ। पहले आते हैं इंटीजर्स की तरफ। पॉइंट्स में जब हम कोई वैल्यूज देते हैं या लेटर देते हैं। अब डेटा टाइप जो है ना, हम इंटीजर की कब रखते हैं। हम इंटीजर तब रखते हैं जब हमने कोई ऐसे वैल्यू देना हो, या यूज़र से लेना हो या ख़ुद की तरफ से देना हो, लेकिन 1 2 3 4 मतलब जिसमें पॉइंट्स ना हो। अगर पॉइंट्स हो तो उसके लिए फिर हम प्लॉट या डबल लिखते हैं, ठीक है। प्लॉट या डबल, ये पॉइंट्स में हमको आंसर देते हैं, मतलब 2.3 वगैरह इस तरह का। इसके साथ साथ हम लेटर्स जो है ना ABC, तो इसके लिए जो डेटा टाइप्स, मतलब लेटर के लिए जो डेटा टाइप्स है वो है करेक्टर, CHAR, करेक्टर। अब जब हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसके वैल्यूज़ को, तो हम इसके लिए कुछ मतलब लेटर यूज़ करते हैं। %D, जब हम कोई इंटीजर प्रिंट करते हैं, ठीक है, मतलब यूज़र से ले या ख़ुद की तरफ से कोई वैल्यू दे प्रोग्राम में, वो फिर हम प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब स्क्रीन पर हमको नज़र आई, तो उसके लिए हम %D यूज़ करते हैं। इसके लिए हम %L, और इसके लिए हम %LF या %U, और करेक्टर के लिए हम %C यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपनी प्रोग्राम की तरफ। अच्छा गाइस, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंटीजर हमने लिखना कैसा है, ठीक है, मतलब इसको प्रिंट कैसे करना है और इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। हम प्रोग्राम लिखते हैं #include stereo.h, और फिर इसके बाद लिखते हैं कि conio. ये हमारे साथ लाइब्रेरी फंक्शन है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ इंटीजर मेन के बाद ये जो दो ब्रैकेट्स में लगाता हूँ, ये हम फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी और फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन फंक्शन है, अभी हमने स्टार्ट लिया है, बेसिक है, तो इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इंटीजर मेन के बाद मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंटीजर, क्योंकि हमने डेटा टाइप इंटीजर रखना है, और यहाँ पर लिखता हूँ A, और फिर सिंटेक्स डालता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ प्रिंटफ मैंने पिछली लेक्चर में भी आप लोगों को बताया है, ठीक है, कि प्रिंटफ में हम जो भी लिखेंगे, ठीक है, वो हमारे साथ क्या होगा, प्रिंट होगा, आउटपुट पर आएगा, ठीक है। अब मैं प्रिंटफ लिखता हूँ, और प्रिंटफ में मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंटफ में मैं लिखता हूँ कि एंटर इंटीजर। अब यूज़र जब भी इसको रन करेगा, ठीक है, तो उसको नज़र आएगा कि एंटर इंटीजर, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे से इंटीजर मांग रहा है, ठीक है। जब वो इंटीजर
एन करेगा, तो इसके लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं स्कैनफ। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए? स्कैनफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। हमारा बेसिक टॉपिक भी स्कैनफ फंक्शन है, ठीक है। इसके साथ हमारा इंटीजर और फिर कैरेक्टर का भी हो जाएगा ट्यूटोरियल, ठीक है। स्कैनफ पर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं %d। मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम इंटीजर के लिए क्या लिखेंगे, %d लिखेंगे, और फिर इसके बाद लिखते हैं क्या, एंड ए, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन में हम एंड ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। अब यूज़र ने तो कोई वैल्यू यहाँ पर एंटर किया होगा, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पर एंटर करेगा, तो हम अगेन यहाँ पर printf लगाते हैं और उसको दिखाएंगे कि यू एंटर्ड। जब हमने यू एंटर्ड लिखा तो ये एंटर्ड हो जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यू एंटर्ड %d, क्या %d। अब %d की जगह क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ए का जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर हम प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं, हम गेट कैरेक्टर लिखते हैं, और गेट कैरेक्टर के बाद हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 0, और फिर प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट सबसे पहले तो उसको नज़र आ जाएगा कि यूज़र्स को नज़र आ जाएगा कि एंटर इंटीजर। यहाँ पर आप लोगों ने जो भी लिखा हो वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। यूज़र को पता चला कि इंटीजर मांग रहा है, तो उसने कोई 5 डाल दिया, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब कंपाइलर इस फंक्शन पर आए और यूज़र से कुछ वैल्यू ले लिया, ठीक है, मतलब एक जो हमने इंटीजर यहाँ पर डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके लिए हमने 5 यूज़र से ले लिया, ठीक है। अब यूज़र से 5 लेने के बाद हम इसको अगेन printf करते हैं। कंपाइलर यहाँ पर आएगा और printf पर क्या लिखेगा कि यू एंटर्ड, और %d पर हमने क्या स्टोर किया है, ए का वैल्यू यूज़र ने क्या दिया उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इस केस में 5 मैं देता हूँ तो 5, तो इस तरह का एक लाइन नज़र आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग कहेंगे कि यार हमारे साथ ये सारा जो प्रोग्राम है ये जब हम रन करते हैं तो एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो दूसरी लाइन तक जाने के लिए आप लोगों ने क्या लिखना होगा, आप लोगों ने इस तरह का स्लैश और एन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, स्लैश और एन, तो न्यू लाइन तक जाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्लैश और टी लिख दिया तो फिर कुछ स्पेस आ जाएगा दोनों के दरमियान। जब हम इंटीजर लिखते हैं और फिर इसके बाद एन लिखते हैं, ठीक है, स्लैश एन लिखते हैं, तो ये न्यू लाइन पर आ जाएगा। और न्यू लाइन में जब यूज़र %d देते हैं फिर हम स्लैश और एन लिखते हैं, तो न्यू लाइन पर आ जाएगा, और न्यू लाइन में हमारे साथ क्या प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा गाइस, अब हमने जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाता हूँ, ठीक है। हमने इंटीजर, हमको पता चला कि हमने कैसी यूज़र से लेना है और किस तरह हमने आगे जाकर प्रिंट करना है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फ्लोट और डबल को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि फ्लोट और डबल का भी यही तरीका है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स में हमको देना होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट करेक्टर की तरफ, ठीक है। मतलब कोई करेक्टर में ये ज़रूरी नहीं कि ए बी सी हो, मतलब हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी साइंस लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी करेक्टर में आती है, ठीक है। तो मैं अगेन से एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं लिखता हूँ करेक्टर, इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं अगेन एक और करेक्टर में मैं क्या लेता हूँ, ए, ठीक है। अब करेक्टर में मैंने ए ले लिया, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हम यहाँ पर ए लेते हैं, हम कुछ भी लेते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चले कि हमने क्या वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब मैं देता हूँ प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ में मैं क्या लिखता हूँ, यूज़र्स को मैं लिखता हूँ कि एंटर लेटर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्कैनफ कर देता हूँ। और स्कैनफ में मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ %C, क्योंकि करेक्टर है %C के बाद मैं क्या लिखता हूँ, एंड ए। हमने क्या लिखा, एंड ए लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ लिखता हूँ। और प्रिंट एफ के बाद मैं क्या लिखता हूँ कि यू एंटर्ड %C व ए, ठीक है। अब ये मतलब करेक्टर में हमने ये ज़रूर डालना है, वरना फिर हमारे साथ प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, गेट करेक्टर रिटर्न 0। अब इसका आउटपुट जो आएगा हमारे साथ, आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा जब हम इसको रन करते हैं कि एंटर लेटर, ठीक है, एंटर लेटर। तो यूज़र को पता चल जाएगा कि हमने क्या एक लेटर एंटर करना है, तो वो एंटर करेगा। लेटर उसने एक्स एंटर किया, ठीक है, एक्स उसने एंटर किया। तो इसके बाद क्या आएगा, यू एंटर एक्स, ठीक है भाइयों। तो ये हमारे साथ आउटपुट आएगा। इस पर मैं अब एक ट्यूटोरियल करना चाहता हूँ।
पिछली वीडियो में मैंने printf फंक्शन और फिर scanf फंक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने कुछ डेटा टाइप्स मतलब इंटीजर, इसके अलावा करेक्टर और फिर इसके बाद हमने फ्लोट और डबल भी पढ़ ली। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ऑपरेटर्स में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। अब ऑपरेटर्स जो है ना, इसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हमारे साथ आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, फिर इसके बाद हमारे साथ आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इसके बाद हमारे साथ आते हैं बहुत से ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी बात करेंगे अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, मेनली हमारा ये फोकस रहेगा। लेकिन इन दो के अलावा दो ऑपरेटर्स ऐसे और भी हैं जो वो भी बहुत इंतहाई हमारे साथ यूज़ होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या इसके साथ हमारे साथ जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ, और फिर इन सब पर मैं एक ही प्रोग्राम लिखूँगा, एक ही प्रोग्राम में ये सब में आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर ने क्या काम किया है, रिलेशनल ऑपरेटर्स ने, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ने, लॉजिकल ऑपरेटर ने। लेकिन सबसे पहले मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर लिखता हूँ प्लस, माइनस एंड डिवीजन, इसके बाद मॉडल्स, ये हमारे साथ आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस क्या काम करते हैं, मैं इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ।
वैसे अब आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि इसका क्या काम है। इसके बाद हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है? ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ये हमारे साथ ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है और इसका क्या मकसद है, इस पर मैं अभी एक टर्शुरियल करके आप सबको बताते चलूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अब इसका क्या काम है? तो ज़्यादातर मतलब जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो इसका टर्शुरियल हम भी वहाँ पर करेंगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है और लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है, ये हमारे साथ आर जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये हमारे साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो इस पर भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हम ये जो दो बेसिक ऑपरेटर्स हैं इस पर ही काम करेंगे। इस पर मैंने ट्यूटोरियल्स भी बना दी, ठीक है, आप लोगों के सामने रख दी। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा। अब मेरे को इजाज़त दे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखना। आप लोगों का अपना भाई सज्जाद। अल्लाह हाफिज़।